नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे कितने ही सगे हो, इन 4 लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेले बाहर मत भेजना। इन पर भरोसा करने पर निश्चित ही धोखा मिलता है। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। तेजपुरी में राजा सुरभान राज करते थे। उनकी एक बड़ी ही नवयौवना और सुंदर पत्नी थी। नाम था वैजंती। रानी वैजंती अत्यंत रूपवती स्त्री थी। दोनों के बीच बड़ा गहरा प्रेम था। राजा सुरभान की प्रजा भी बड़ी खुशहाल थी। अभी बहुत ही अच्छे ढंग से वे अपने राज्य को चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है। राजा रानी अपने आंगन में बैठे हुए थे। कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। रानी के आंगन में एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर कहीं से एक तोता का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ जाती है। पक्षियों का जोड़ा बड़ा सुंदर था। दोनों पक्षियों को देखकर राजा रानी से पूछते हैं, हे प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो इन दोनों पक्षियों में दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी, महाराज कैसी बातें करते हो? जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरा मादा है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हैं। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं ये भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं ये दोनों नर ही हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगती है। राजा ने कहा, ये दोनों नर हैं, और रानी कह रही थी कि ये दोनों नर और मादा हैं। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त ठहर जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि ये नर नारी हुए तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश निकाला कर लूंगा। प्रिय दर्शकों, दोनों में शर्त ठहर जाती है। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा कि तुम इस पेड़ पर बैठे हुए दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। उधर राजा पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहा कि तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। प्रिय दर्शकों, इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है। इधर रानी जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने क्या किया, बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 200 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा, भाई, मैं अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूं और मेरे महाराज के बिना यह राज भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूं कि शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि राजा साहब 14 साल को चले जाते हैं तो यह राज्य फिर राजा विहीन हो जाएगा। और कहते हैं, जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ न होने के कारण चोर, डाकू, लुटेरे, गुंडा, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को ही जिताना है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। इधर प्रिय दर्शकों, वह शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उस पक्षियों के जानकार से पूछा, हाँ भाई, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा, या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अर्थात दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ बोलना था। सो वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। प्रिय दर्शकों, राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ उससे झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम बड़ी घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो।
अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। प्रिय दर्शकों, रानी ने अपने लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी होने लगी। सोचने लगी, मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं। मेरे 3 माह का गर्भ है। तुम जानते हो मैं इस गर्भ को लेकर के कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा बहुत मूढ़ी स्वभाव का था। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह देश छोड़कर जाना होगा। प्रिय दर्शकों, उस निर्दयी राजा ने फौरन 4 जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी रानी को ले जाओ और हमारे राज्य से बाहर ले जाकर इसको जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरी, इसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। प्रिय दर्शकों, जल्लाद महारानी वैजंती को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राजा सुरभान के राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर के महारानी को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी वैजंती मन में विचार करती हैं कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी? मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। प्रिय दर्शकों, चारों जल्लाद महारानी वैजंती को उस वन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उनमें से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से एक दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बुरा है भाई कि हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा है। क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर ले लिया है। आज एक पुण्य का कार्य किए देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी बात में हाँ मिला देता है। कहता है, भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है। रानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा साहब को समझा देंगे कि हमने रानी को मार दिया है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार चारों जल्लादों ने आपस में सलाह की और रानी को पूरी बात बताई। जवाब दिया, महारानी, राजा साहब ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतारकर हमें दे दो। हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा साहब को दिखा देंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे ही जल्लादों ने रानी से यह बात कही तो रानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। रानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से लौट पड़ते हैं और कुछ दूर आगे आकर उन्होंने विचार किया कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने इस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त में रानी के कपड़े रंगने के बाद में राजा साहब को लाकर दिखा देते हैं और उन्हें बता दिया कि जल्लादों ने उनकी रानी को मार दिया है। रानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा सुरभान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, पहले के राजाओं की कई रानियां हुआ करती थीं। एक रानी के कम हो जाने पर उन्हें क्या फर्क पड़ता। इधर राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। अब उधर रानी के हाल सुनिए। बेचारी रानी गर्भावस्था में निर्वस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह रानी के उस सुनसान जंगल में 8-9 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पर कहते हैं भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ न कुछ मदद जरूर भेजता है। एक दिन की बात है, मालवा देश के महाराज चित्रसेन शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा चित्रसेन उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी वैजंती रहती थी। रानी वैजंती वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निर्वस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के हिन हिनाने की आवाज सुनी तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा चित्रसेन को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सुनाई देती है, तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सुअर होगा। महाराज ने अपने सामंतों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन घनी झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सिपाहियों को देखकर रानी घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो ये मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी वैजंती ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं दुखी लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा? प्रिय दर्शकों, जब एक स्त्री की आवाज राजा चित्रसेन ने सुनी
तो राजा बड़ा अचंभित होता है। राजा बोले, तुम कौन हो और यहां कहां से आई हो? तब रानी कहती है, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न मेरा कोई रिश्तेदार है, न कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूं। प्रिय दर्शकों, राजा चित्रसेन भी बड़े दयालु थे और बड़े अनुभवी। कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। इन लताओं से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। समझो, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। प्रिय दर्शकों, महारानी वैजंती यह बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया, लेकिन मैं इन लताओं से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है? जवाब दिया, मैं इस समय निर्वस्त्र अवस्था में हूं। तब राजा चित्रसेन ने विचार किया और जिस पटके को वे गले में डाले थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा उड़कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो महारानी वैजंती उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन लताओं से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी लताओं से बाहर आती है तो राजा चित्रसेन उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वो किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। मंत्रियों सहित महाराज ने रानी वैजंती को अपने रथ में बैठा लिया और सम्मान सहित विजयनगर के लिए लेकर चल देते हैं। राजा चित्रसेन जब रानी वैजंती को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा अपना दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहां पहले से ही कई रानी हैं, फिर महाराज दूसरी रानी को लेकर क्यों आए हैं? राजा ने अच्छा नहीं किया। प्रिय दर्शकों, जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा लगाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं आखेट के लिए गया था, वहां मुझे एक दुखी, लाचार अबला मिली जिसका न कोई आश्रय था न कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई काम गलत किया है? प्रिय दर्शकों, यह सुनकर के राजा के दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब बढ़ाई होती है। इस प्रकार रानी वैजंती महाराज चित्रसेन की बहन बनकर उनके राजमहलों में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी वैजंती के प्रसव काल का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी वैजंती के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक जन्म लेता है। बालक के जन्म होने पर राजा चित्रसेन बहुत प्रसन्न होते हैं। कहने लगे, आज मेरे यहां मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा चित्रसेन ने पूरे नगर को दावत दी। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए राजा ने एक से एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को अपने आंगन में बुलाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पत्रा खोलकर देखा तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा चित्रसेन को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा चित्रसेन बड़े क्रोधित होते हैं। राजा चित्रसेन ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन समस्त ब्राह्मणों को जेल में डाल दो। ये व्यर्थ में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश किया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वह जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा मुझे जेल में डलवा देंगे। प्रिय दर्शकों, एक दिन नीलगढ़ का एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे, बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज चित्रसेन के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर के महाराज के पास चलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उन सभी ने जाकर के उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है, परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तिथिवार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण बोले, ठीक है, चलो मैं चलता हूं। उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण
महाराज चित्रसेन के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया। उसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। प्रिय दर्शकों, वह ब्राह्मण बड़ा ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपने पतरा को खोलकर देखा तो कहने लगा, महाराज, इस बालक का सही से नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को अपने यहां जेल में डलवा रखा है उन सबको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोले, ठीक है। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण ने जब अपनी पतरा खोलकर देखा और बालक के गुण और कुंडली मिलाई तो वो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए इस बालक का नाम आज जयंत होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहां कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी दान दक्षिणा लेकर अपने घर लौट जाता है। इधर जयंत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वह 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिया। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, दुर्ग की रचना करता था और उन्हें तोड़ता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कला कौशलता को देखकर चित्रसेन बहुत प्रसन्न होते हैं। वह कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार वह लड़का जब 7 वर्ष का हो जाता है तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। प्रिय दर्शकों, उस चौराहे पर कुछ पनिहारी पानी भरने जाया करती थी। इधर जयंत भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहारी के मटके में बाढ़ मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके से सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाता था। अब तो जयंत का यह प्रिय खेल बन गया। जो भी कुआं पर पानी भरने के लिए आता था वह बाण मारकर सबके मटकों में छेद कर लेता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता है। दुखी जनता ने महाराज चित्रसेन से शिकायत की, राजन, तुम्हारे भांजे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर के चित्रसेन कहने लगे, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हां, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूं। जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुंचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के मटकों में पानी भरकर ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो पीतल के मटकों में छेद नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, अब तो नगरवासी राजा के यहां से एक एक पीतल का मटका ले जाए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर जयंत ने क्या किया, वो एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बनाकर दे दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। ये बात सुनकर लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बना दूंगा, इसके बदले में मैं तुमसे 200 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। अब तो जयंत 200 स्वर्ण मुद्राएं देकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पनिहारी के मटके को फोड़ना। जयंत ने अपना धनुष बाण उठाया और पनिहारी के मटकों में मारने लगा। वो तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को भेदता हुआ पार निकल जाता है। अब तो उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते हैं। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा चित्रसेन से फिर इस बात की शिकायत की, महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हां, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बैठा देते हैं, वो तुम्हारे फूटे हुए मटकों को ठीक करता रहेगा। प्रिय दर्शकों, ठठेरा तो प्रतिदिन 400-500 बर्तनों में रोजाना झाल लगाता था। जयंत उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से उसका उत्पात बढ़ता गया। एक दिन की बात है, जयंत उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वो अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है।
जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बैठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। जयंत इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक लाखा सौदागर वहां से गुजरता है। लाखा सौदागर के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गायें थीं। सौदागर का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना। लाखा सौदागर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ 300-400 आदमियों के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। लाखा सौदागर ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हट जाओ। जयंत निडर और निर्भीक था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो? जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। जयंत की यह बात सुनकर सौदागर बहुत क्रोधित होता है। सौदागर भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठना बैठना था। सौदागर कहने लगा, अरे हट्ठी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दें। जयंत भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच विवाद होता है, लेकिन जयंत पीछे नहीं हटा। तब सौदागर को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आकर जयंत को 2-4 चांटे जड़ दिए। सौदागर के चांटे खाकर जयंत रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा चित्रसेन से कहता है कि मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक सौदागर आया जो अपने आप को लाखा सौदागर कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया है और मुझे भी मारा है। जयंत की बात सुनकर राजा चित्रसेन गुस्से में बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूं। इस प्रकार अपने कुछ सैनिकों को लेकर के राजा चित्रसेन चल देते हैं। उधर लाखा सौदागर अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही जाते सौदागर के कई आदमियों को मार डाला। इधर लाखा सौदागर को खबर मिली कि महाराज चित्रसेन ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो वह सौदागर घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़े ही हैं। क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज हैं? लाखा सौदागर अपने हाथ बांधकर दांतों में दूध का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर के उपस्थित हो जाता है। कहने लगा, महाराज, हम ठहरे सौदागर और आप एक महाराज हैं। क्या कारण है कि आपने इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे लाखा सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सौदागर बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, सौदागर, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसे मारा पीटा है। प्रिय दर्शकों, अब तो सौदागर महाराज के चरणों में गिर जाता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब तक मैं नहीं जानता था कि वह हट्ठी बालक आपका भांजा है। इस प्रकार सौदागर ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा चित्रसेन भी सौदागर से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे जयंत से सौदागर का परिचय कराते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार लाखा सौदागर राजा चित्रसेन के यहां अतिथि बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। सौदागर राजा चित्रसेन का मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए सौदागर को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नजर एक दिन जयंत की माता वैजंती पर पहुंच जाती है। रानी वैजंती देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसे देखकर सौदागर की नीयत खराब हो जाती है। कहने लगा, वह यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने के योग्य है। सौदागर ने राजा से पूछा कि यह स्त्री कौन है? राजा चित्रसेन ने बताया कि यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। सौदागर बोला, तब तो हमें तुम्हारी बहन से मिलकर उनसे ही माफी मांगनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसी बहाने से लाखा सौदागर रानी वैजंती के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया, एक 9 हार रानी वैजंती को भेंट किया और कहा कि तुम जैसे राजा चित्रसेन की बहन हो, उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और ये हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। प्रिय दर्शकों, हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी वैजंती ने अपने महल में उसे भोजन कराया। लाखा सौदागर को रहते रहते राजा चित्रसेन के यहां जब काफी समय बीत जाता है तो एक दिन लाखा सौदागर राजा से कहता है, हे राजन, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। हे राजन, यह बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को दोनों को कुछ समय के लिए अपने नगर दिखाना चाहता हूं। आप दोनों लोग मेरे यहां भी घूम कर देख लेंगे और ज्यादा दिनों की बात नहीं है।
थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहां छोड़ जाऊंगा। राजा चित्रसेन ने कहा, देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम इसके भाई हो। सौदागर ने जब वैजंती से अपने यहां चलने को कहा तो वैजंती भी मान जाती है। सोचने लगी, जब सौदागर इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन सौदागर के मन में खोट को नहीं जानती थी, उसे नहीं पता था। वैजंती ने राजा चित्रसेन से कहा, भैया, मुझे यहां रहते काफी दिन हो गए हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई सौदागर के यहां कुछ दिन के लिए चली जाऊं। तो प्रिय दर्शकों, राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा चित्रसेन ने सौदागर पर विश्वास करके अपनी बहन वैजंती को उसके साथ भेज दिया। तुरंत एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी वैजंती सौदागर के साथ चल देती है। सौदागर सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूं, घर जाकर मैं इसे पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार वह सौदागर वैजंती को अपने साथ बुलाकर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, सौदागर ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा चित्रसेन के राज्य की सीमा से बाहर चलना है, इसलिए तेजी से चलिए। सौदागर के सभी साथी अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा चित्रसेन के राज्य विजयघर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो सौदागर उसी स्थान पर अपने डेरा तंबू लगा देता है। एक तंबू रानी वैजंती के लिए लगवा दिया और दूसरा तंबू राजकुमार जयंत के लिए। धीरे धीरे जब मध्यरात्रि का समय होता है, रानी वैजंती की सुंदर तस्वीर सौदागर के दिमाग में चलती रहती है। सौदागर अर्धरात्रि के समय भारी संयंत्र रच देता है। वो उठ करके रानी वैजंती के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौवन को देखकर सौदागर की नीयत खराब हो जाती है। सौदागर ने जब रानी वैजंती के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी वैजंती जाग जाती है। उसकी दृष्टि जब लाखा सौदागर पर गई तो उसने देखा कि काम की दृष्टि से लाखा सौदागर उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया तुम यहां कैसे? रानी की आवाज सुनकर लाखा सौदागर अपनी शैतान मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी, तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। ये बात रानी ने जब सुनी तो वह घबरा जाती है। आज उसे सौदागर की नीयत का पता चल चुका था। सौदागर कहने लगा, रानी, जब से मैंने तुझे देखा है मैं तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूं, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूं। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगी। प्रिय दर्शकों, सौदागर की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने फौरन अपना खड़क निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच कहा है कि नीम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी निजता को नहीं छोड़ता। ये चार लोग, इनसे चाहे जितना प्रेम कर लो, ये कभी रिश्ते को नहीं मानते। नंबर 1, कामी चंचल मनुष्य। नंबर 2, धन का लालची मनुष्य। नंबर 3, चापलूसी व्यक्ति। नंबर 4, पहले का शत्रु हो जिसने कभी आपसे चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूलकर भी विश्वास न करें। इन चारों को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपे। प्रिय दर्शकों, रानी वैजंती का क्रोधमुखी चेहरा देखकर सौदागर कुछ डर जाता है। कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। सारे जीवन तू मेरे यहां कैद रहकर चक्की पीसेगी। प्रिय दर्शकों, रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक वाद विवाद होता रहता है। लाखा सौदागर रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, परंतु रानी नहीं मानती है। इधर जब सवेरा होता है तो लाखा सौदागर क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर के लाखा सौदागर ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहां से समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। प्रिय दर्शकों, एक दिन पूरा सफर करने के बाद सौदागर अपने गांव में पहुंच जाता है। सौदागर बहुत बड़ा पैसे वाला था, धन दौलत से काफी समृद्ध था। उसका महल भी राजाओं से कम नहीं था। सौदागर ने रानी को जहां कैदी रहते थे उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उसे बहुत कठोर काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र जयंत पर भी कठोर से कठोर काम लेता था। उसे अपनी गाय चरवाता था। जयंत 16 बरस का हो गया था।
उसे लाखा सौदागर पर बहुत क्रोध आता है। सोचने लगा कि मैं इस सौदागर को इसी क्षण मार डालूंगा। प्रिय दर्शकों, इधर सौदागर भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे जयंत को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर सौदागर ने जयंत को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। जयंत ने मन में सोचा कि आज तो सौदागर मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वह उसके मन की चालाकी नहीं जानता था। सौदागर ने क्या किया, भोजन में विष मिला दिया और जयंत को खिला दिया। विष युक्त भोजन करने के बाद जयंत बेहोश हो जाता है। सौदागर ने उसके हाथ पैरों पर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में खंडर था। उस खंडर के पास में एक कुआं था। कुएं में पानी भरा था। सौदागर ने जयंत को बेहोश हालत में उसी कुएं में डाल दिया। विष को खाने से जयंत की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। जयंत को रास्ते से हटाकर सौदागर बहुत खुश होता है। सोचता है कि अब तो रास्ते का कांटा निकल ही गया। अब एक न एक दिन रानी मुझे स्वीकार कर ही लेगी। इधर सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि रानी वैजंती को पूरे दिन चक्की चलाने का हुक्म दे दो। प्रिय दर्शकों, सौदागर रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरे दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। उधर जयंत की लाश पानी के अंदर जाती है तो आपको बता दूं कि उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग रहता था। इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ उस महल में रहता था। उसके एक परम सुंदर अनुपम सौंदर्य वाली पुत्री थी जिसका नाम था जया। एक दिन वो नाग कन्या घूमने के लिए निकलती है। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है। उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 16-17 वर्ष की होगी मृत अवस्था में पड़ा है। वो लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी कि किसने मारकर इसको यहां डाला है। जयंत के मृत शरीर को नाग कन्या बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तब तक उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री, तुम यह किसे लेकर आई हो? तब वो लड़की कहती है, पिताजी, मैं नहीं जानती। यह व्यक्ति कौन है? ये इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूं। प्रिय दर्शकों, जब नाग ने उस जयंत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह उसे देखकर देखता ही रह गया। वह युवक बहुत सुंदर था। सोचने लगा, इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया है। नाग ने अपनी नागमणि लेकर जयंत के मृत शरीर से लगाया तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। राजकुमार के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि उस समय जयंत की स्मृति खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहां कैसे आया। नाग ने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहां मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर के नाग ने कहा, बेटे, तुम मेरे यहां आराम से रह सकते हो। यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। जयंत भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह जयंत के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज चित्रसेन मन में विचार करते हैं कि लाखा सौदागर 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को बुलाकर ले गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया है और वह वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज चित्रसेन अपने घोड़े पर सवार हुए और लाखा सौदागर के यहां को चल देते हैं। इधर जयंत को नागकन्या के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। मां की याद करके वह रोने लगता है। ये देख करके नाग पूछने लगता है कि बेटे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब जयंत पूरी सारी कहानी सुनाता है कि मेरी माता को सौदागर ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मार के इस बावड़ी में डाल दिया था। नाग ने सुना तो वह कहने लगा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने ले चलता हूं। जयंत नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वो नाग इच्छाधारी था। वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है
और जयंत को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा चित्रसेन भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से चित्रसेन आ रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। चित्रसेन ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा चित्रसेन एकदम चौंक जाते हैं। सोचने लगे, यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है, मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोच करके वे अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिलाकर एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने जयंत से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं घोड़े वाले मनुष्य का अंत कर देता हूं। इसने मुझ पर धोखे से प्रहार किया है। जयंत जब देखता है तो उसने देखा कि सामने धनुष पर बाण चलाए खड़े उसके मामा ही थे। वो अपने मामा को पहचान लेता है। एकदम से कहने लगा, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूं तो इन नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस दुष्ट लाखा सौदागर ने मार के पानी की बावड़ी में डाल दिया था। मेरी मां को उसने अपने यहां कैद कर रखा है। प्रिय दर्शकों, जयंत के मुख से यह बात सुनकर चित्रसेन का क्रोध भड़क जाता है। चित्रसेन ने तुरंत नागदेव से माफी मांगी। कहने लगे, मुझे क्षमा करना। मैं तो यह समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके लिए जा रहा है, इसीलिए तुम पर बाण चला दिया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। यह बात सुनकर के नागराज बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर के उस दुष्ट सौदागर को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद सौदागर से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर प्रिय दर्शकों, राजा सुरभान ने सोचा, जो रानी वैजंती के पति थे, कि मैं अपनी रानी को देश निकाला दे दिया है। उसके बाद मेरी अन्य किसी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई। मेरा तो आप वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा सुरभान उसी लाखा सौदागर के पास आते हैं, क्योंकि लाखा सौदागर का सभी राजाओं के पास उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने भी अपना एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा सुरभान इधर जब लाखा सौदागर के यहां आते हैं तो उनका खूब सत्कार करता है। लाखा सौदागर यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहां कैद कर लिया है वो रानी इन्हीं राजा की है। राजा सुरभान भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वो अभी जीवित है और इसी सौदागर की कैद में है। इधर राजा सुरभान सौदागर की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा चित्रसेन, जयंत और नागराज भी आ जाता है। उन तीनों ने जाकर लाखा सौदागर को ललकार लगाई और कहने लगे कि लाखा सौदागर, अब तू जीवित नहीं रहेगा, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सौदागर ने जब जयंत को जीवित देखा और उसके साथ में राजा चित्रसेन को देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सौदागर एकदम से हड़बड़ा गया। वो अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज सुरभान बीच में बोल पड़े। राजा सुरभान राजा चित्रसेन से कहने लगे, महाराज, सौदागर हमारा मित्र है और सौदागर को मारना कहां तक उचित है? आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? तब चित्रसेन ने राजा सुरभान को सारी कहानी सुनाई कि हे महाराज, इस दुष्ट सौदागर ने मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। ये मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है, महाराज मैं वन में गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली थी जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया। इस दुष्ट सौदागर से मेरी मित्रता थी, इसलिए ये भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लाया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं न पढ़ सका। आज इसीलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहां से मुक्त करने के लिए आया हूं। मैं इसे मारकर उन्हें यहां से मुक्त करा ले जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, पूरी बात सुनने के बाद में राजा सुरभान ने सौदागर से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सौदागर के 4 आदमी रानी वैजंती को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम सौदागर के यहां से मुक्त हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी वैजंती सोचने लगी कि इस दुष्ट सौदागर ने मेरे पुत्र को भी मार दिया। अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी वैजंती जब दरबार में आई तो वहां पहले से ही उसके पति सुरभान बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई चित्रसेन भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीसकर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर चित्रसेन क्रोध से भर जाते हैं। कहने लगे, रे दुष्ट सौदागर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर प्रिय दर्शकों, रानी वैजंती जब अपने पति को देखती है तो उन्हें पहचान जाती है और राजा सुरभान भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा सुरभान पूछने लगे, हे देवी, हूबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो? तब रानी वैजंती कहती है, महाराज आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हम में और तुम में पक्षियों के जोड़े के ऊपर विवाद हुआ था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, दरअसल वह नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 200 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए बनवास न हो, और तुमने मुझे बनवास दे दिया था। परंतु जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया, और यह मेरे धर्म के भाई चित्रसेन मुझे सम्मान सहित अपने घर बुला ले गए। वहां मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैं वन को आई थी तो मेरे उदर में 6 मास का गर्भ था। प्रिय दर्शकों, राजा सुरभान अपनी रानी की सौदागर के यहां इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खौल जाता है। वे तलवार लेकर सौदागर को मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी रानी वैजंती सौदागर को जीवित छोड़ने का निवेदन करती है। कहती है, महाराज इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। समय तो सब मेरा खराब था, इसीलिए मुझे इतने दुख भोगने पड़े। प्रिय दर्शकों, उधर सौदागर रानी वैजंती के चरणों में गिर जाता है और बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगता है कि महारानी आज तुमने मुझे बचा लिया, तुम बड़ी महान हो। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, वहां परिवार का मधुर मिलन हो जाता है। राजा सुरभान राजा चित्रसेन के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया, मेरी गद्दी सूनी है। राजा ने अपनी रानी वैजंती से बार बार क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ ससम्मान ले जाने के लिए आमंत्रित किया। प्रिय दर्शकों, उसी समय नागकन्या को बुलवाया जाता है और जयंत के साथ उसका विवाह हो जाता है। सौदागर को माफ करने के बाद में महाराज सुरभान अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू को लेकर अपने नगर को लौट आते हैं। पूरे नगर में बड़ी खुशी मनाई जाती है। राजा सुरभान ने अपने पुत्र वधू का भव्य स्वागत किया और अपने पुत्र जयंत को तेजपुरी का राजा बना दिया। महाराज चित्रसेन और नागराज भी उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता, संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। सब उसे बुरी नजर से ही देखते हैं, सब उसे भोगना चाहते हैं, सब हवस के भूखे भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए भूलकर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग न करें। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।